जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा है कि हम सबसे पहले हम इस टॉपिक में क्या बातें करने जा रहे हैं, तो उसके एक रूपरेखा तैयार करते हैं जिसे हम भूमिका बोलते हैं। तो हम उस भूमिका के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि हमने अपने इस टॉपिक में भूमिका क्या लिखी है। तो ये आपके सामने है कि हमने क्या भूमिका लिखी है। इसको हम अगर शॉर्ट में समझते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र के अंदर जो लेजिस्लेचर और आपकी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और विधान पालिका है, इनके संबंधों के आधार पर देखते हैं कि कौन सी शासन प्रणाली संसदीय है और कौन सी शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक है। अगर हम संसदीय शासन प्रणाली देखते हैं तो यहाँ पे जो कार्यपालिका होती है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली की जो सबसे महत्वपूर्ण बात और समझने वाली है वो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों सेपरेट होते हैं। जैसे अगर भारत के अंदर बात करते हैं तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, और जो कार्यपालिका होगी वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, तो जब आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट जब भी तक सर्वाइव कर सकता है जब तक उसे पार्लियामेंट में बहुमत प्राप्त है। अगर उसका बहुमत खत्म हो जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट ऑटोमेटिकली ही डिसॉल्व हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यही बात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगर बात करते हैं तो वहां पे हमें कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों अलग दिखेंगे, और कोई किसी के प्रति उत्तरदायी, कार्यपालिका जो होगी वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, और ना ही विधानमंडल उसे हटा सकता है। विधानमंडल भी एग्जीक्यूटिव को यानी कार्यपालिका को नहीं हटा सकता है। तो हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगर हम यही बात करते हैं कि यहाँ पे जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसके अंदर हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो सुप्रीम पावरफुल होता है। सुप्रीम तो हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन पावर जो सबसे ज्यादा होती है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट में होती है, और हेड ऑफ द स्टेट नाम मात्र का होता है। जबकि यही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर जब हम जाते हैं तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा, वहां प्राइम मिनिस्टर जैसी पोस्ट है नहीं है, और जो है वो नाम मात्र का नहीं होता है बल्कि पूरी पावर में वो होता है। तो हम यहाँ पे पहले हम बातचीत करते हैं संसदीय शासन प्रणाली की। तो संसदीय शासन प्रणाली की हम बात करते हैं, इसमें हम पहले देखते हैं राज्य अध्यक्ष की स्थिति क्या है। राज्य अध्यक्ष की स्थिति जैसे अभी बात करी थी हमने कि संसदीय शासन प्रणाली के अंदर जो राज्य अध्यक्ष होता है वो नाम मात्र का होता है। बस ये एक शक्ति संपन्न, बस सारी शक्तियां तो इसके नाम पे होती है, लेकिन उन पावरों को यूज करने का जो अधिकार होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट का होता है। तो स्टेटस ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं कि शासन अध्यक्ष की स्थिति क्या है, ये पावरफुल है। कई देशों में उसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ जर्मन वगैरह में उसे चांसलर बोला जाता है। वह हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और वो जो निचला सदन होता है जहां पे लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो उनके नेता होता है, और उनके बहुमत से वो सरकार बनाता है। जैसे हम बात करते हैं अभी लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो लोकसभा के इलेक्शन में भारत में पार्लियामेंट के अंदर 545 सीटें हैं। लोकतंत्र के हमारे संसद में लोकसभा के अंदर 545 सीटें हैं। तो बहुमत पाने के लिए हम इसे 2 से भाग कर देंगे और +1 कर देंगे। तो हम ये देखते हैं कि हमें जो सरकार बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो बनना चाहता है उसे 273 सीटें, ये मैजिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे जिसे इतनी सीटें मिल जाएंगी तो वो प्राइम मिनिस्टर उसका नेता बन जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, वो संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, उत्तरदायी होगा। ठीक है, इसमें जो हम बात करते हैं कि विधानमंडल और कार्यपालिका के संबंधों के बारे में, तो नो डाउट कि जो निचला सदन होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल हमें होता हुआ दिखता है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर, कार्यपालिका और विधानमंडल इन दोनों के आपस में संबंध होते हैं,
और कार्यपालिका विधानमंडल को भंग करता है नेक्स्ट कार्यकाल के लिए, या बहुमत ना हो तो इस तरीके से। और कई तरीके के प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इस तरीके के प्रस्ताव के जरिए विधानमंडल कार्यपालिका को भी हटा सकती है। तो इस तरीके के संबंध यहाँ पे देखने को मिलते हैं। संसदीय शासन प्रणाली के अंदर है ना, विपक्ष एक सक्रिय भूमिका निभाता है। वह सरकार की आलोचना करता है, गवर्नमेंट को लोगों पर तानाशाही करने से बचाता है, सरकार की क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, वो जनता तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अगर सरकार गिर जाती है तो वो वैकल्पिक सरकार, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने के लिए भी तैयार रहता है। तो हमें ये सब बातें यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके गुण क्या हैं? अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली की मेरिट्स क्या हैं, तो हमें देखेंगे कि यहाँ पे जो विधानमंडल है और कार्यपालिका दोनों में निकटतम संबंध है, और इन दोनों ही मिलकर के सरकार चला रहे हैं। तो सरकार के दोनों अंगों में एकता स्थापित होती है, इनमें कोई गतिरोध नहीं होता है, कोई आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। संसदीय जो शासन प्रणाली है वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि लचीली है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज है कि अगर विधानमंडल को मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं है तो उसे हटाया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है, उसे भंग किया जा सकता है, ताकि जनता का जो मत है वो बना रहे। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है वो जनता का विश्वास तोड़ने से बचती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि संसदीय प्रणाली में सर्वसाधारण की प्रभुसत्ता का निरंतर सम्मान किया जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे संसदीय शासन प्रणाली में जो संप्रभु ताकत होती है वो जनता होती है, और जनता के ओपिनियन को शेप देने का काम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जाती है, इसलिए क्या होता है कि जनता को सम्मान ज्यादा मिलता है। संसदीय शासन प्रणाली अपनाने से है ना, राजनीतिक दल अस्तित्व में आ जाते हैं। दो या दो से भी अधिक राजनीतिक जो दल होते हैं वो अस्तित्व में होते हैं। इससे क्या है, जनता को अपनी है ना मन मर्जी के लोगों को, यानी अपनी पसंद के लोगों को चुनने का अधिकार ज्यादा मिलता है, उनके पास ज्यादा विकल्प होते हैं, लोगों के अंदर राजनीति की समझ बढ़ती है इससे। तो ये इसके गुण है। अगर हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे जो विपक्षी दल है वो भी अवेलेबल होता है, तो इसके कुछ हमने गुणों की बात करी है। अगर हम इसकी त्रुटियों की बात करते हैं, डिमेरिट्स की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि इसमें प्रशासन के साथ साथ विधि निर्माण लेजिस्लेशन का सारा भार है ना मंत्रिमंडल के कंधों पर आ जाता है। यानी कानून भी मंत्रिमंडल बनाएगा, उसे लागू भी मंत्रिमंडल करेगा। तो इससे क्या है कि कार्यपालिका के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ जाता है, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है। इससे जो है कार्य क्षमता पे असर पड़ता है, और कार्यपालिका अपने पूरे कर्तव्यों पर ध्यान जल्दी से नहीं दे पाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। हम बात करते हैं कि इसे मंत्रिमंडल को विधानमंडल का समर्थन प्राप्त करने के लिए निरंतर अपने दल के विधायकों पर आश्रित रहना पड़ता है। यानी कि मंत्रिमंडल को, यानी एग्जीक्यूटिव को काम करने के लिए विधानमंडल के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। ठीक, और इस तरीके से जो शासन है ना राजनीतिक दलों के हाथों में रहता है, और कोई भी उच्च अधिकारी शासन के बाहर रहकर भी शासन पर नियंत्रण रख सकते हैं। हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। चूंकि इस प्रणाली में कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए विधानमंडल के निरंतर समर्थन पर आश्रित है, इसलिए शासन की अस्थिरता का खतरा बना रहता है, और इसके लिए कोई दीर्घकालीन योजना लागू करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई मंत्रिमंडल कोई जो है लॉन्ग टर्म प्लान लेकर के आए जनता के बेनिफिट के लिए, तो कई बार ना पार्लियामेंट में कोई काम अटक जाता है और बहुत दिन लग जाते हैं उस कामों को। कई बार तो जो है कोई प्रस्ताव संसद में पास भी नहीं हो पाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं महिला आरक्षण विधेयक की, तो दशकों तक वो जो है पार्लियामेंट में बिल अटका रहा। अब लेटेस्ट में जाकर के जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको
लागू किया है, उसके लिए कानून बनाया है, पर एक कानून को बनने के लिए कई साल लग गए, दशक लग गए। तो ये हमें दिखाता है कि कितने जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि सारे के सारे राजनीतिक दल यानी विधानमंडल पे आश्रित होगी कार्यपालिका, और अपने कानूनों को लागू करवाने के लिए कानून ये विधानमंडल पर आश्रित रहेगी। अब राजनीतिक दल कितना समर्थन देते हैं, ये कानून के पास होने पर, कानून का पास होना राजनीतिक दलों के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे में अच्छे कानून भी कई बार राजनीतिक दलों के स्वार्थ की भेंट चढ़ जाते हैं। हम बात करते हैं संसदीय प्रणालियों में मंत्रियों का जो चयन होता है वो राजनीतिक आधार पे होता है, योग्यता के आधार पे नहीं होता है। जिसने समर्थन दे दिया उसके मंत्री, उसके नेता को हमने मंत्री बना दिया, चाहे वो उस लायक हो या ना हो। सीट बंटवारा हर पार्टी अपने अनुसार करती है कि मैंने आपको इतना समर्थन दिया, इतने विधायक दिए हैं, तो मुझे इतने मंत्री पद चाहिए। योग्यता के आधार पे नहीं है, जबकि ये दूसरी तरफ हम जाते हैं तो वहां पे योग्यता के आधार पे होते हैं। तो इससे क्या होगी, शासन में अकार्यकुशलता आती है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि इस प्रणाली में नीति के मुख्य मुद्दों पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है, इसलिए व्यापक सहमति प्राप्त करनी होती है। इसमें समय लगता है, ये बातें हमने अभी की हुई हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो राज्य अध्यक्ष है वो शक्ति संपन्न है, हेड ऑफ द स्टेट वही है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वही होता है। इसमें आमतौर पर राष्ट्रपति होता है। तो हमने राज्य अध्यक्ष की स्थिति जान ली है, शासन अध्यक्ष की स्थिति भी देख लेते हैं कि इस प्रणाली में राज्य अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति ही है। तो दोनों चीजें हमने बता दी कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही होता है। वह संपूर्ण जनता के द्वारा चयन किया जाता है, यानी वहां जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो जनता डायरेक्ट करती है, हमारे यहाँ डायरेक्ट नहीं करती है। और अपने जो विश्वास पात्र विशेषज्ञ होते हैं वो मंत्रिमंडल में चयन करता है। अगर आप अमेरिकन इलेक्शंस पे नजर रखें तो वहां पे जो मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वो अपनी अपनी फील्ड में विशेषज्ञ हैं, अपने अपनी फील्ड में विशेषज्ञ हैं, और वो अपनी जॉब करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं, लेकिन विशेषज्ञ हैं और इसलिए उनको वो काम दिए जाते हैं। उनका मंत्रिमंडल की किसी राजनीतिक दल से होना ये कंपलसरी नहीं हुआ है, ठीक है। वो विशेषज्ञ लोग नियुक्त करते हैं, और उनके नियुक्त करने में कोई ऐसा नहीं है कि किसी की राजनीतिक दल की सहमति लेनी है या पार्लियामेंट से पास करवाना है, ऐसा नहीं है। तो क्या कि वहां के राष्ट्रपति को पावर मिल जाती है कि हम विशेषज्ञ लोगों को मंत्रिमंडल में नियुक्त करें ताकि देश का विकास हो सके। और जो राष्ट्रपति होगा वो मंत्रिमंडल या विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अगर हम बात, इसमें ही हमारे बहुत सारे पॉइंट मिल गए। अब इसमें हम अगली बात करते हैं कि विधानमंडल और कार्यपालिका का संबंध कैसा होता है। दोनों का संबंध जो है वो सेपरेट होता है, अलग अलग होता है, कोई किसी को नहीं हटाता है। राष्ट्रपति को केवल इम्पीचमेंट यानी कि महाअभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, अदरवाइज उसे नहीं हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति भी विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता है। विपक्ष की स्थिति हम बात करते हैं तो विपक्ष की स्थिति यहाँ पे लगभग में खत्म सी होती है, ठीक है। हम इसके गुणों की बात कर लेते हैं। तो जब हम गुणों की बात करेंगे तो सबसे बड़ा तो गुण इसका यही है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। विधानमंडल कार्यपालिका और कार्यपालिका विधानमंडल के कामों को रोकने या उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास नहीं करता है। दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है वो यहाँ पे एक शासन को स्थिरता प्रदान करती है। अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि विधानमंडल के अंतर्गत सर्वोच्च प्रशासक विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, और ना ही उन्हें विधानमंडल के अधिवेशनों में उपस्थित रहना पड़ता है। तो अपने काम को है ना, अपने काम को जनता के पास खुद लेके जाते हैं। यानी कि वहां का प्रेसिडेंट, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई गलत काम करता भी है तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि उसे नेक्स्ट टाइम जनता से चुन करके आना है, विधानमंडल से चुन के नहीं आना है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है वो विधानमंडल की तरफ ज्यादा उसका झुकाव रहता है कि जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उसकी तरफ उसका झुकाव ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अगली बार वहां से चुन करके आना है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो ये रिस्पॉन्सिबल है वो जनता के प्रति ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उसे अगली बार जनता से चुन करके आना है, जनता उसे चुनती है,
ठीक है। तो इस तरह के हम इसमें बात करते हैं। इसकी जो गुण एक और है कि इसे जो मंत्रिमंडल के सदस्य मिलते हैं वो सारे के सारे एक्सपर्ट मिलते हैं, जिससे डेवलपमेंट ज्यादा होता है। और ये जो है अपने आप में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और देश के डेवलपमेंट में, राजनीतिक अस्थिरता में, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में ये हमें ज्यादा व्यवहारिक दिखता है। अगर इसके हम दोषों की बात करें तो सबसे बड़ा दोष तो ये है कि यहाँ पे विपक्ष दल उतनी अच्छी भूमिका में नहीं है जितनी अच्छी भूमिका में उसे होना चाहिए। और दूसरे अवगुण की हम बात करें, कार्यपालिका और विधान पालिका दोनों को परस्पर संबंध होने चाहिए। अलग अलग रह करके इनके आपस में ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दोनों को मिलकर के देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। जब राष्ट्रपति विधानमंडल और कार्यपालिका दोनों में नियुक्त होता है तो जनमत के जो प्रति है ना वो संवेदनशील, अगर मान लीजिए विधान पालिका अलग है कार्यपालिका अलग है तो जो राष्ट्रपति या विधानमंडल होंगे वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते दिखते हमें ज्यादा। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो है ना जो एग्जीक्यूटिव है वो विधानमंडल के अंतर्गत होनी चाहिए, जिससे दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके। अब हमने देखा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर है ना राष्ट्रपति के कंधों पर इतना अधिक भार होता है कि जिसे संभालना उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो राजनीतिक दल, विपक्षी दल का ना होना, अत्यधिक कार्यभार होना, दोनों का विधानमंडल और कार्यपालिका दोनों का साथ में काम ना करना, ठीक, तो इससे जो है ना शासन प्रणाली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये इसके दोष के हैं। अगर हम निष्कर्ष के तौर पे बात करते हैं तो देखिए निष्कर्ष आप अपने हिसाब से क्वेश्चन लिख करके उसके अनुसार निष्कर्ष दे सकते हैं। निष्कर्ष जरूर देना है आपको। तो जैसे हमने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में चाहे जो भी त्रुटियां हो, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रणाली पर्याप्त संतोषजनक सिद्ध हुई है। वहां अध्यक्षीय नेतृत्व इतना विकसित हो गया है और दलीय शासन इतना प्रभावशाली हो गया है कि वह विधानमंडल के विभिन्न सदस्यों को एकता के सूत्र में बांध देता है। परंतु इसमें संदेह नहीं है कि सामान्य कामकाज का स्तर पर यह प्रणाली इतनी कठिनाई पैदा करती है कि विश्व के बहुत कम देश इसे अपनाते हैं। नवोदित राष्ट्रों में जहां जहां लोकतंत्र स्थापित हुआ है वहां पे संसदीय शासन प्रणाली हमें ज्यादा देखने को मिलती है कंपैरेटिवली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।